तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी राजस्थान की है। राजस्थान में एक जगह लगती है उदयपुर, और इसी उदयपुर में एक गांव है, आंचली गांव। बेसिकली ये गांव गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे है। कई बार इसी वजह से पुलिस भी कंफ्यूज होती है कि ये हमारे क्षेत्र का मामला है या फिर उस थाने के या फिर उस दूसरे राज्य का मामला है। और इसी कंफ्यूजन में कई बार ऐसा होता है कि ना इधर वाले कुछ करते हैं ना उधर वाले कुछ करते हैं। और आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही कुछ होता है। और इस कहानी में एक सबसे अलग बात यह है कि इस कहानी की वजह से आज आपको एक ऐसी कुप्रथा, हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते हो लेकिन अधिकांश लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो इनको एक ऐसी कुप्रथा के बारे में सुनने को इस कहानी में मिलेगा जिसे जानकर बड़ी हैरानी होती है कि आज साल 2022-23 में भी ऐसी कुप्रथाएं अपना फन फैलाए लोगों को डस रही हैं, लोगों की जिंदगियां खराब कर रही हैं। और इससे ना कुछ परिणाम होता है ना कुछ रिजल्ट होता है। बस अगर कोई अपनी जान से जाता है तो उसके बाद भी उसके साथ ऐसी ऐसी दुर्गतियां होती है कि सोच के भी रूह कांप जाती है। एक प्रथा जिसका नाम है मौताड़ा। मौताड़ा यानी मौत और आना, ये दो शब्दों से मिलकर ये बना है। मौत का मतलब तो मौत ही है, आने का मतलब पैसा होता है। यानी किसी आदमी के मरने के बदले में, किसी आदमी के मरने के एवज में कुछ पैसे मिलना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक गांव है एक जिला है डूंगरपुर, ये भी इसी राजस्थान में है। इसी राजस्थान के इस डूंगरपुर में एक आदमी जिसका नाम मुकेश था। लगभग 20 साल इसकी उम्र रही होगी। 20 साल की उम्र में इसकी किसी से रंजिश थी, किसी से कोई लड़ाई थी। तो इस लड़ाई, इस रंजिश की वजह से 5 लोग आते हैं, इस मुकेश को मार देते हैं। अब मुकेश का कत्ल हुआ। परिवार वालों को ये बात पता चली कि हाँ मुकेश का कत्ल हो चुका है, तो फौरन परिवार वाले जाते हैं, बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, घर पे लाते हैं, घर के सामने लाश को बाकायदा रख देते हैं। ना कोई अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही, ना ही किसी सरकारी क्रिया की कोई कार्रवाई हो रही कि FIR करना है या फिर कोई कंप्लेन करनी है। अब जैसे तैसे पुलिस तक ये बात पहुंची। पुलिस आती है, आने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है। 3 अगस्त साल 2021 की ये घटना है। 3 अगस्त से ये लाश उस मुकेश के घर पे रखी हुई थी। 3 अगस्त से लगातार ये लाश 20 घंटे तक यानी 4 अगस्त तक रखी गई। 4 अगस्त तक ये लाश रखी जाने के बाद फिर जैसे तैसे पुलिस वाले इस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर FIR दर्ज होती है। उसके बाद जब पुलिस वाले कहते हैं कि लाश ले लो और अंतिम संस्कार कर लो, तो फिर जो परिवार वाले थे यानी इस मुकेश के परिवार वाले लाश लेने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि ये लाश हम तभी लेंगे जब सामने वाला या तो दोनों में से एक शर्त माने या तो दोनों ही माने। दोनों में से पहली शर्त थी कि जान के बदले जान, यानी अगर एक कत्ल हमारे घर से हुआ है तो हम उसके घर का एक कत्ल करेंगे। और दूसरी शर्त थी कि या तो इतने लाख रुपए दे दें। अब दोनों में से कोई भी एक शर्त मानी नहीं जा सकती थी। सामने वाले जो थे वो ना पैसे देने को तैयार थे, और आज के टाइम में जब संविधान की बातें होती हैं तो जान के बदले जान, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर ऐसे ही हालात में ना परिवार वाले लाश को ले रहे थे, ना ही लाश का अंतिम संस्कार करवा रहे थे। टोटल 2 दिन से ज्यादा ये लाश रखी गई। पुलिस वालों को थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती करनी पड़ी, उसके बाद जाके लाश का अंतिम संस्कार हुआ। साल 2004 में भी ठीक ऐसी ही घटना हुई थी। उदयपुर में एक जगह लगती है, एक गांव है गौपीपला। गौपीपला में कुछ लूट करने वाले, कुछ ऐसे लोग जो लूट रहे थे, लोगों को लूटपाट करने आते हैं। आने के बाद गांव में लूट करते हैं। गांव वाले विरोध करते हैं। इस विरोध में वो गांव से गुस्सा निकालने के लिए, गांव से बदला लेने के लिए घरों में आग लगा देते हैं। और टोटल 16 घर, यानी 16 घर ऐसे थे जो जल जाते हैं। अब 16 घरों में आग लगी, 16 घर जल रहे थे। पुलिस को फोन गया, पुलिस वाले आते हैं, उस घटनाक्रम को, पूरे क्राइम सीन को समझते हैं, साथ ही उस पूरे माहौल को काबू करने के लिए मजबूरी में उन्हें फायरिंग करनी पड़ी। और पुलिस वालों की खराब किस्मत कि वो फायरिंग एक आदिवासी के लड़के को लग जाती है। अब आदिवासी के एक लड़के को गोली लगी। अब कहीं और का मामला होता तो लोग कहते कि संविधान से काम होगा, FIR होगी, पुलिस वालों पे कार्रवाई होगी, लेकिन वहां के कानून के हिसाब से
अब या तो जिस पुलिस वाले ने गोली मारी उसको ये आदिवासी लोग मारेंगे, नहीं तो फिर मौताड़ा देना होगा। अब मौताड़े की रकम लगभग 2 लाख रुपए तय की गई। परिवार वाले मांग करने लगे, लेकिन अब सरकारी खर्चे से मौताड़े के रूप में 2 लाख रुपए देना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था। तो जब देर हुई और मौताड़ा नहीं दिया गया तो एक डीएसपी की गाड़ी फूंक दी गई। डीएसपी की गाड़ी फूंक दी गई। एक इंस्पेक्टर को तीर कमान से हमला किया गया। इंस्पेक्टर को गहरी चोटें आई, उसकी जान खुद एक तरह से जाते जाते बची। संसद तक ये खबर पहुंची, संसद में इसकी गूंज हुई। 2 लाख रुपए उस परिवार वालों के हवाले किए गए। उसके बाद जाके जैसे तैसे ये मामला रफा दफा हुआ। आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन इन दोनों कहानियों में तो मामला रफा दफा हो गया, लेकिन आज की कहानी में ये जो मामला था ये रफा दफा हुआ ही नहीं। दरअसल एक गांव है, राजस्थान के उदयपुर में एक गांव है, आंजली गांव। कहीं कहीं से नई आंजली गांव कहते हैं। ये गांव बेसिकली गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के एकदम बीच में है। कभी कभी इसकी जो थाना क्षेत्र की रेंज होती है वो गुजरात की रेंज में आ जाती है, कभी कभार राजस्थान की रेंज में आ जाती है। तो इसको लेके कई बार कंफ्यूजन भी होती है कि किसके क्षेत्र का मामला है, किसके क्षेत्र का मामला नहीं है। पुलिस वाले तो अगर 150 मीटर की बात हो तो दूसरे थाने के क्षेत्र की बात हो तो नहीं छूते। यहाँ तो दोनों राज्यों की बात थी। तो इसी अंजलि गांव में एक आदमी जिसका नाम अजमेरी था, वो, उसका भाई पोपट और उसकी एक बहन अपने परिवार वालों के साथ टोटल 3 लोग रहते थे। तीनों लोगों का ठीक ठाक परिवार था। आदिवासी समाज से लोग बिलोंग करते थे। न ज्यादा पैसे थे, ना ही ज्यादा गरीबी थी। दिन भर बकरियां चलाते, उसी से अपना लालन पालन करते। बहन जैसी थोड़ी सी बड़ी हुई, बहन थोड़ी सी शादी के लायक शायद हुई भी थी या फिर नहीं भी हुई थी। इसी बीच उसकी बहन की शादी बगल के एक बूझा गांव है। ये गांव राजस्थान में पड़ता है, थोड़ी दूर पे ये गांव है। इसी बूझा गांव में इस अजमेरी की बहन की शादी हो जाती है। अब अजमेरी की बहन की शादी हुई। शादी होने के बाद बहन ससुराल चली गई। और आमतौर पे ऐसी आदिवासी प्रथाओं में एक चीज है कि अगर लड़की की डोली जाती है तो फिर जिस घर में लड़की की डोली जाती है फिर उस घर से अर्थी ही उठती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लड़कियां आए दिन मायके आ जाएं, जैसा हम लोग के सब समझ में होता है कि लड़कियों का जब मन हो मायके आ जाए, जब मन हो ससुराल चली जाए। तो ऐसी चीजें ऐसे आदिवासी और पिछड़ी इलाकों में बहुत कम होती है। तो शादी हुई। शादी होने के बाद वक्त गुजरा और फिर अजमेरी को लगा कि चलते हैं अपनी बहन से मिलके आते हैं। बहन से मिलने के लिए अजमेरी 2014 के मई महीने में अपने घर से निकलता है, यानी अंजलि गांव से। अंजलि गांव से निकला। निकलने के बाद बूझा गांव पहुंचा। परिवार वालों से इसने बोल रखा था कि आज जाऊंगा, 1-2 दिन में लौट आऊंगा। अब परिवार वाले ठीक थे कि चलो जा रहा है, 1-2 दिन बाद आएगा, बिटिया की हाल खबर लेके आएगा। ये गया, 1-2 दिन बीता। तीसरे दिन से अब परिवार वाले इंतजार करने लगे कि आखिर कहाँ है अजमेरी, आया क्यों नहीं। अब ऐसा भी नहीं था कि इसके पास कोई मोबाइल वगैरह था कि फोन कर लिया जाए। तो परिवार वालों को लगा कि हो सकता है 1-2 दिन और रुक गया हो। लिहाजा परिवार वाले 1 दिन और इंतजार करते हैं। 1-2 दिन और इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद फिर उन्हें लगता है कि अब नहीं आ रहा तो ढूंढने निकलना चाहिए। अब इधर परिवार वाले ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं बूझा गांव, यानी बिटिया के ससुराल। बिटिया के ससुराल पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे आया था या नहीं आया था। इस पे वो लोग कहते हैं कि हाँ आया था। आने के बाद 2 दिन बाद वो लौट गया था। अब इधर ये लोग कहते हैं कि लौट गया था, उधर अजमेरी घर पहुंचा नहीं। तो फिर परिवार वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब बेटी का ससुराल था तो कुछ बोलते नहीं, बस अजमेरी को खोजना, अजमेरी को ढूंढना चालू रखते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरा और ऐसा नहीं था कि ये लोग कहीं पुलिस वालों के पास की कहीं जगह पे मदद मांगने पहुंचे हो। खुद से ढूंढ रहे हैं, खुद से सारे काम कर रहे हैं, खुद से इधर उधर पता कर रहे हैं। देखते ही देखते पूरा कबीला, पूरा वो आदिवासी समाज एक हुआ। बेटी के ससुराल से लेके अपने घर तक हर एक संभव जगह पे खोज रहे हैं। और ऐसे ही खोजते खोजते लगभग 1 महीना बीत जाता है। अब जब FIR हुआ नहीं और गांव वाले, घर वाले, यही सारे लोग खोज रहे थे, तो टोटल 1 महीने बाद एक जगह वहीं गांव से थोड़ी दूर पे कुछ गांव वाले थे, मवेशी चरा रहे थे।
तो मवेशी चरा रहे थे, तभी उन्हें बड़ी तेज से बदबू आती है। अब बदबू आई तो सारे लोग पहुंचते हैं वहां पे। पहुंचने के बाद देखते हैं एक आदमी के 2 टुकड़ों में लाश पड़ा हुआ है। अब 2 टुकड़ों में लाश, निचला हिस्सा बिल्कुल सड़ चुका था, ऊपरा हिस्सा थोड़ा बहुत सलामत था। अब कपड़ों से, कदकाठी से फिर अंदाज लगाया जाता है कि ये मरने वाला कौन है। तो पूरे अंदाज और पूरे छानबीन में पता चला, जो गांव वालों का प्रिडिक्शन था, कि ये कोई और नहीं, ये अजमेरी है। फिलहाल ये खबर गांव में पहुंची। गांव के घर के बड़े बुजुर्ग उस जगह पे जाते हैं, लाश को पोटली में यानी एक चादर में लपेटते हैं। लपेटने के बाद गांव लेके आते हैं। इतनी ही देर में पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद पूछती है कि क्या हुआ, कैसे मरा। तो जो इसका भाई पोपट था, यानी मरने वाले अजमेरी का छोटा भाई पोपट, वो कहता है कि साहब, मेरा जो भाई था अपनी बहन से मिलने ससुराल गया था उसके बूझा गांव, और मुझे पूरा यकीन है कि उसको किसी और ने नहीं, मेरी बहन के ससुराल वालों ने ही मारा है। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि FIR करो। तब इस पे कहते हैं नहीं, FIR नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जान के बदले या तो जान है या तो मोताड़ा दे। अब पुलिस वाले अजब मुसीबत में, ना ये लोग FIR कर रहे हैं, ना ही मोताड़े की बात क्या है, और जान के बदले जान तो संभव नहीं है। अब गांव के बड़े बुजुर्ग और दोनों गांव के सरपंच बैठते हैं और लगभग 5 लाख रुपए मोताड़े की रकम या फिर जान के बदले जान, इसी को लेके आदमी के मरने के 1.5 महीने बाद ये डील फाइनल होती है। डील फाइनल हुई। ससुराल वालों से कहा गया कि मोताड़ा दो। ससुराल वाले कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं तो मोताड़ा क्यों दें। अब ये कसमोकस, ये चीजें इसी तरह चलती रही और परिवार वालों की जिद थी कि जब तक मोताड़ा नहीं मिलेगा, इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा। लाश उसी तरह पोटली में रखी रह गई। 1 महीने तक तो पहले ही सड़ रही थी, उसके बाद ये लोग पोटली में बांध के रख देते हैं। अब चूंकि लाश थी तो बदबू आ रही थी, तो बदबू ना, इसके लिए क्या किया जाए। तो उस लाश को, वहीं पे एक स्कूल था, अब स्कूल में कोई जाता नहीं था वहां पे पढ़ने के लिए, तो स्कूल एकदम खंडार हो रहा था। तो इसी स्कूल में उस लाश की पोटली को टांग देते हैं। मई साल 2014 से ये लाश टंगी रही। उसके बाद ये लोग प्रेशराइज करते हैं पुलिस के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा उस परिवार पे कि 5 लाख रुपए मोताड़ा दें, नहीं तो उनके परिवार को किसी को मार देंगे। अब ये बात जब वो लोग सुनते हैं तो मानो उनकी हवा खराब कि अब क्या करें। तो उन्हें जब कुछ समझ नहीं आता तो भाग जाते हैं कोर्ट। कोर्ट में जाते हैं, जाने के बाद कंप्लेन करते हैं कि हमसे एक तरह से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, रंगारी मांगी जा रही है। अगर 5 लाख रुपए नहीं दोगे हमारे घर के किसी मरने के एवज में, तो फिर हम तुम्हारे घर के किसी सदस्य को मार देंगे। अब इसके बाद कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करता है। लगभग 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद कोर्ट पे मामला पहुंचा, उसका इंटरफेरेंस हुआ, कोर्ट में सारी चीजें चली। उसके बाद फिर पुलिस को आदेश दिया गया कि इस मामले में इस परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। लेकिन ऐसे मामलों में ना पुलिस कुछ करना चाहती है, ना ही प्रशासन, ना ही सरकार। ये लोग चाहते हैं कि ये जो प्रथा है वो ऐसी बनी रही, हम उसमें ना पड़े। और इसी सब चक्कर में ये लाश लगभग 1 साल तक उसी तरह उसी खंडहर में लटकती रह गई। लाश एकदम सड़ के आधी हो गई, चमड़े हड्डियों से चिपक गए, मांस गायब हो गया। अगर आत्मा अंतिम संस्कार से ही मुक्त होती है तो आत्मा एक तरह से भटकती रह गई और लगभग 1 साल तक वो लाश वहीं लटकी रह गई। साल 2015 आया। इधर इस पोपट का और इसके परिवार का अपनी बहन के ससुराल वालों पे प्रेशर बढ़ता चला गया। वो लोग कोर्ट का और सहारा लेते हैं और अपनी तरफ से दया याचिका वगैरह फाइल करते हैं, कहते हैं कि सर मेरे ऊपर रहम किया जाए, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अब कोर्ट इस मामले में सख्ती दिखाती है, मामला पुलिस में फिर आता है। तो पुलिस ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि साहब ये हमारे थाना क्षेत्र में नहीं, ये गुजरात में आता है। अब गुजरात तक ये मामला पहुंचा तो गुजरात वाले कहते हैं कि साहब ये हमारे में नहीं आता, ये तो जो क्राइम सीन है जहां ये लाश मिला ये राजस्थान में आता है। ये सिलसिला लगातार 6 महीने तक और चला। टोटल 1.5 साल और बीत गए और 1.5 साल बीतने के बाद भी उस लाश का ना अंतिम संस्कार हुआ, ना ही उस मरने वाले को किसने मारा इस पे पुलिस का ध्यान गया, ना ही कोई मामला सुलझा। इधर फिर ये न्यूज मीडिया में आई, कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इस मामले को कवरेज दिया, अलग अलग तरीके से सुनाया। और जब मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, मीडिया ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले इसको तूल दिया, तब जाके पुलिस वालों के कान में जूं रेंगा
और पुलिस वाले, प्रशासन, सरकार, ये सारी चीज़ें इस पे एक्टिव हुई। पुलिस वालों ने जाके जबरदस्ती की, मामले में सख्ती बरती, तो टोटल 1.5 साल बाद, कायदे से मोटा मोटी जोड़ा जाए तो 2 साल बीतने को थे, साल 2015 के लास्ट में तब जाके उस लाश का अंतिम संस्कार हुआ। कहते हैं कि एक बार ऐसे एक गांव में एक पुलिस वालों के हाथ से गलती से एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी। आदमी की मौत के बदले उन्होंने फिर कहा था कि जान के बदले जान या फिर इतने रुपए। तो पुलिस वालों ने इस बात को बड़े हल्के में ले लिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि टोटल 7 लोगों की जान गई थी। अब 7 लोगों की जान जब गई तब जाके पुलिस वालों के कान में जूं रहेगा, ये हुआ कि गिरफ्तार किया जाए। लेकिन फिर वही बात फंसी कि 7 लोगों की जान लेने के जुर्म में अगर कहीं फांसी हो गई तो फिर जान के बदले जान। तो ये सिलसिला, ये प्रथाएं ऐसी ही चलती रहेंगी। कायदे से अगर शुरुआत से ही पुलिस वाले इस मामले में सख्ती बरतते, और जिस समय ये मोताड़ा प्रथा बनी थी, जब ये बनी थी तो उस टाइम का सिनारियो, उस टाइम की चीज़ें बड़ी अलग थी। मोताड़ा प्रथा बनाने के पीछे भी एक नियम था, एक सोच थी। जब ये प्रथा बनी थी तो फिर लोगों के दिमाग में था कि किसी के घर के किसी सदस्य को मारा अगर गया है तो सामने वाला जो पक्ष है, यानी जो हत्यारा पक्ष है, वो पक्ष कुछ पैसे देगा। तो इस पैसे में से 10%, एग्जैक्टली फिगर तो मुझे अभी याद नहीं है, 10% उस मरने वाले के अंतिम संस्कार में लगा दिया जाएगा, उसके क्रियाक्रम में लगा दिया जाएगा। बाकी के 25% परिवार वालों को दे दिया जाएगा ताकि वो अपना गुजारा कर सके, उस गम से उबरने में थोड़ी सी उनको मदद मिल सके। और बाकी जो है आसपास के लोगों में बांट दिया जाएगा, उस पूरे इलाके के, उस पूरे कबीले के, उस पूरे संगठन के विकास में। तो एक सोच थी कि अब एक आदमी जिसके घर का कोई सदस्य गया है तो सदस्य को हम लोग जिंदा तो नहीं कर सकते, ना ही उस हिसाब से उस टाइम कोई आदिवासियों की सुनवाई करने वाला था, चाहे वो राजा रहे हों, चाहे बाद में सरकार आई। किसी ने भी आदिवासी समाज को उस तरह से तवज्जो ही नहीं दिया, क्योंकि मेन धारा में वो लोग जुड़े नहीं थे, वोट बैंक थे नहीं। तो फिर उन लोगों को ज़्यादा एंटरटेन किया नहीं गया, उनके साथ कहीं न्याय हुआ नहीं, इसीलिए न्याय की उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो कम से कम मरने वाले की, परिवार की और उनके सदस्यों की, उनके बीवी की, उनके बच्चों की कुछ मदद हो सके, इसी सोच में एक प्रथा का जन्म हुआ जिसे मोताड़ा कहा गया। लेकिन अब समाज बदला, समय बदला, सरकार बदली। साल 2023 में जहां हम 5G 6G की बातें करते हैं, सारी दुनिया को जोड़ने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ऐसे टाइम में भी ऐसे आदिवासी समाज को पूछने वाले लोग बहुत कम हैं। उनके साथ न्याय भी नहीं होता, ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा सके। तो फिर ऐसी प्रथाओं में वो लोग जीते हैं कि हम या तो जान के बदले जान लेंगे, या फिर उतने पैसे चाहिए कि अंतिम संस्कार कर सके और कुछ पैसे से घर वालों की मदद हो सके। तो आज भी ये प्रथाएं चल रही हैं, आज भी इन प्रथाओं का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल मिलता रहता है। अब देखते हैं कि कब तक चलता है, कब ये प्रथाएं खत्म होंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें बेचारे बेगुनाह फंस जाते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, उसमें किसी की मौत हो गई। तो इस प्रथा के एक तरह से मिसयूज, दुरुपयोग करते हुए कई लोग ऐसी डिमांड कर देते हैं। आजकल लोग भी थोड़े से समझदार हो रहे हैं, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उन्हें महंगाई का पता है, तो इस हिसाब से वो लोग पैसे भी अब डिमांड करते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, बातें करके सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन है हिंदुस्तान में। तो हरित क्रांति बेसिकली एक ऐसी क्रांति थी कि एक टाइम ऐसा आया था कि डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को काटने का जो कार्यक्रम था हमारे देश में बहुत तेजी से हो रहा था। नए नए शहर बसाए जा रहे थे, नए नए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे। तो फिर जगह कहाँ थी? गांव में कोई अपनी जमीन नहीं दे सकता था, इधर लोगों को भूख थी कि चाहे जितनी हम खेती कर लें, कितना हम फसल पैदा कर लें, अच्छे खासे दाम मिल रहे थे। एक तरफ ये भी था कि हम खूब सारी खेती करेंगे तो भुखमरी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तो फिर इस वजह से किया क्या गया कि फिर जंगलों को काटा जाने लगा। तो फिर जब जंगल काटे जाने लगे तो फिर जंगलों का अस्तित्व संकट में आ गया। और कहते हैं कि साल 1960 आते आते 1660 आते आते फिर जंगलों की अस्तित्व पे बहुत गहरा संकट मंडराने लगा। तो इसी संकट को देखते हुए वर्ल्ड वाइड रूप से एक थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति, यानी एक ऐसी क्रांति जिसमें हम हरियाली को बचाते हैं, हरियाली का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधों को बचाते हैं, तो हरित क्रांति को
तरह से शुरू किया। देश विदेश में बेसिकली अमेरिका के रहने वाले थे, तो अमेरिका में इन्होंने हरित क्रांति को शुरू किया, हरित क्रांति को बढ़ाया, वहाँ पे पेड़ लगवाए। इस चीज़ का जो इन्फ्लुएंस था, इस चीज़ का जो इफेक्ट था, वो फिर हमारे हिंदुस्तान में भी आया। और एक बहुत बड़े वनस्पति वैज्ञानिक थे सी सुब्रमण्यम, और उनके साथ थे एम.एस. स्वामीनाथन। इन दोनों लोगों ने हिंदुस्तान में हरित क्रांति को शुरू किया और हरित क्रांति को बढ़ाया। और शायद आज अगर हमारे पास ये जंगल, ये पेड़ पौधे, ये संपदा, ये खूबसूरती, ये हरियाली अगर बची है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान सी सुब्रमण्यम और एम.एस. स्वामीनाथन जी का था। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है पारुल रस्तोगी जी हैं, गिरीश जी हैं, सनातनी संस्कृति जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, नीलम सिंह जी हैं, सुधांशु नगर जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, जोसेफ जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, सोहेल खान जी हैं, ये नागपुर महाराष्ट्र से हैं, तबरेज खान जी हैं, मेडिसिन ज्ञान जी हैं, आशीष भंडारी जी हैं, इंदू रानी हैं, कुलदीप हैं अयोध्या से, आरबी प्लस हैं, सुधीर मिश्रा हैं, विजेंद्र सिंह। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे। अगर आपसे सोने की बात करें यानी गोल्ड की, तो आप सबके दिमाग में एक पीली सी चमकती हुई धातु चमकने लगेगी। आभूषण आएंगे, गहने आएंगे, सिक्के आएंगे, ईंटें आएंगी सोने की। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि काला सोना, अगर आप लोगों में से नाम सुना होगा, तो काला सोना आखिर कहते किसको है? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो पता है तो कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी कहानियों के लिए और ऐसे क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।